बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पूरे मुल्क की नजरें लाहौर पर लगी हैं और लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर पीडीएम जो जलसा करने जा रही है उस हवाले से सारे तज्जिए और तबसरे किए जा रहे हैं। पीडीएम ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है और लाहौर को भी गरमाने के लिए बिलावल भुट्टो से लेके मरियम नवाज तमाम अपोजिशन लीडर्स लाहौर के अंदर मौजूद हैं और लाहौर के लोगों को मीनारे पाकिस्तान तक ले जाने का दावा किया जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये मार्का बहुत बड़ा मार्का होगा। लाहौर का जलसा पीडीएम की एहतजाजी तहरीक की मंजिल का तयन कर देगा, जबकि हुकूमत ये समझती है कि ना पहले जलसों से कोई फर्क पड़ा ना अब कोई फर्क पड़ेगा। हुकूमत के इस बयान के बावजूद हुकूमत कहीं ना कहीं बुखलाहट का शिकार जरूर है, क्योंकि पहले कहा गया जलसे की इजाजत है, ना रोकेंगे ना कंटेनर लगाएंगे, जो जलसे में आना चाहे जरूर आए, लेकिन कोरोना की वजह से लोगों को जलसे में नहीं आना चाहिए। फिर साथ ये भी कहा कि थ्रेट्स हैं। सीएम पंजाब ने भी कह दिया, वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब भी बोले कि लाहौर में सियासी कैदीन को थ्रेट्स हैं, इसलिए एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश भी की गई कि जिसके नतीजे में जलसे पर सियासी बयानात के जरिए असरअंदाज हुआ जा सके। उसके साथ साथ जिस किस्म का मफहूम और जिस किस्म का तरीकाकार अभी हुकूमत का देखने में आ रहा है, जो इख्तियारात वफाकी काबीना के पास थे वो सेक्रेटरी दाखिला को दिए गए, फिर सूबाई हुकूमतों को दिए गए और यह कहा गया कि रियासत के खिलाफ उकसाने पर मुकदमात अब जो सेक्रेटरी दाखिला और सूबाई हुकूमत भी वो रेफर कर सकेगी। गोया हुकूमत की कहीं ना कहीं बुखलाहट नजर आती है कि लाहौर का जलसा शायद हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। आज के प्रोग्राम में इसका भी जायजा लेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा, बड़ी तैयारियां हैं पीडीएम की, दावे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि बड़ा फैसला कुन मरला आन पहुंचा है। लाहौर का जलसा अगर ये शुमार कर लिया जाए बड़ा जलसा हो जाता है तो हुकूमत को क्या फर्क पड़ेगा? हुकूमत तो गिरने वाली नहीं है, क्या लाहौर का जलसा हुकूमत गिरा देगा? देखिए, ये एक इवेंट जो है इसकी एक अपनी बहुत अहमियत है मलिक साहब, क्योंकि लाहौर है, फिर यादगार पाकिस्तान है, फिर ये फाइनल जो जलसे की सिलसिला है उसका फाइनल कड़ी है, तो इसकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बड़ी है, पंजाब का कैपिटल है। तो ये लेकिन इसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला मजीद शिद्दत जो है इस तहरीक में आएगी और रैलीज और लॉन्ग मार्च और इस्तीफे, ये सारे के सारे जो है इस सिलसिले की एक जारी और सारी है जो सिलसिला। तो ये तमाम जो इवेंट्स हैं मिलके जरूर इस हुकूमत की जो है ना के ताबूत में जो है आखिरी कील जो है जरूर जो है लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसी एक ये इवेंट जो है इसकी अपनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो कल जो हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये एक लैंडमार्क होगा इस तहरीक के अंदर और इस तहरीक का एक ऐसा इवेंट होगा जो हालात का रुख जरूर बदलेगा इंशाल्लाह। खान साहब, आप अगर समझते हैं कि बड़ा जलसा भी हो जाए, एहतजाजी तहरीक इस्लामाबाद भी पहुंच जाए, लॉन्ग मार्च भी हो जाए, हुकूमत तो तब तक नहीं करेगी जब तक आप लोग असम्बलियों से मुस्ताफी नहीं होंगे या हुकूमत आज खुद नए इंतखाबात का ऐलान ना कर दे। हुकूमत तो नए इंतखाबात कराने से रही, आप असम्बलियों से मुस्ताफी नहीं होते, हुकूमत नहीं गिरेगी, फिर आखिरी कील कैसे साबित होगा ताबूत में? देखें, हमने आपने इस्तीफों की बात की है, हमने तो कल सारे जिले के जो जितने भी मेंबर हैं हमारे यहाँ पे सारे जिले में नेशनल कौमी असम्बली में सिर्फ सूबाई असम्बली की 2 सीटें जो है, एक PMLQ के पास है, एक PTI के पास है, बाकी PMLN के पास है, सब ने इस्तीफे दे दिए और इस्तीफे जो है मरियम नवाज साहब को भिजवा दिए हुए हैं। बाकायदा एक फंक्शन हुआ है जिसमें इस्तीफे दिए गए हैं और ये सब जगह यही है। मैंने अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, उसमें मैंने इतनी कमिटमेंट जो है असेंबली के मेंबरान की अपनी पार्टी के साथ, वर्कर्स की, ओहदेदारों की, मैंने पहले नहीं विटनेस की। इससे ये जाहिर होता है कि ये इस हुकूमत का जो है ना वो आखिरी वक्त आया हुआ है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो अवाम में जो बेचैनी है, महंगाई की वजह, वो सबसे बड़ी वजह है। वो एक ऐसी आफत है जिससे सारे पाकिस्तानी जो है ना 99.5% पाकिस्तानी जो है उससे मुतासर हुए हैं। 1.5% मरात याफ्ता तबका जो है, अगर चंद लाख लोग जो है नहीं हुए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो महंगाई जो है ना और करप्शन जो है, इन्होंने इतनी करप्शन की है। आप देखें, वो कल एक एयरलाइन आई है, वो एक बरतानवी शहरी हैं पाकिस्तानी जो ओरिजिन के,
किसी जमाने में वो बुर्दा फरोशी करते थे, वो बंदे बाहर बेचते थे, और वो भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। वो उन्होंने एयरलाइन लेके आए, उस एयरलाइन ने अपने दिवालिया होने की जो है ना पिटीशन फाइल की हुई है अमेरिका के कोर्ट्स के अंदर। ये करप्शन पहले पीआईए को तबाह किया गया, फिर पीआईए के जो रूट्स हैं वो फॉरेन एयरलाइंस को दे दिए गए। ये कितनी कितनी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की जो है ना। लेकिन खैर साहब, आप मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं सारी उम्र, आपने हमेशा जमहूरियत पर यकीन रखा, पार्लिमान की बालादस्ती पर। अगर आपकी जमात थी और आप जैसे सियासतदान ही हुकूमत को गैर आईनी तरीके से निकालने की बातें करेंगे तो फिर जमहूरियत कैसे चलेगी? नहीं मैं मलिक साहब, इसमें गैर आईनी तरीका कोई नहीं है। गैर आईनी तरीका तो वो होता है जब फौज मुदाखलत करती है, ठीक, जब जो है जिसके ऊपर फिर अदलिया जो है मोर सब्त कर देती है। इस तरह हुआ वे बैक 1958, फिर 69 में, फिर 77 में, फिर उसके बाद 99 में। वो गए। देखिए, मेरा इस्तीफा देना या मेरी पार्टी के लोगों का इस्तीफा देना जो है, एन ब्लॉक इस्तीफा देना जो है, वो हमारा हक है, वो कानून हमें इजाजत देता है। उसके बाद अगर ये हुकूमत जो है उन सीटों के ऊपर अगर बाई इलेक्शन कराने की कोशिश करेगी तो फिर देखा जाएगा। वो एक अलग इशू है, लेकिन इसमें गैर आईनी बात कोई नहीं है। मैं अगर असेंबली की सीट से इस्तीफा देता हूँ, मेरी अपनी स्वाबदीद है। वो मुझे अगर मुझे किसी ने इलेक्ट किया है, मैं समझता हूँ कि मैं इलेक्ट होके बसीयत एमएनए जो है अपने अवाम जी या मेरे वोटर जो हैं उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहा है, या जो उनसे उनकी मेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं कर रहा, देन आई शुड बी रिजाइनिंग। मौजूदा हालात में जब इस असेंबली को प्राइम मिनिस्टर जो है, जिसका वादा था कि मैं हर बुध को आगे सवालों के जवाब दूं, वो अटेंड नहीं करता असेंबली की मीटिंग, पार्लियामेंट्री मीटिंग्स जो है वो अटेंड नहीं करते, नेशनल सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग जो है वो अटेंड नहीं करते। फौज के जो सरबराह हैं या सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आते हैं, वो कंडक्ट करते हैं मीटिंग्स जो है, प्राइम मिनिस्टर नहीं आते। तो मेरा तो ख्याल है कि जमहूरियत जो है, जिस दिन ये लोग इलेक्ट हुए थे, ये न्याजी साहब जब इलेक्ट हुए थे, जमहूरियत की तो उसी दिन शिकस्त हो गई थी। उसको जो है अगर 2-2.5 साल जो है हमने सहारा दिया है कि हमने कोऑपरेट किया है, और हमने क्या किस तरह ये सिस्टम जो है वो कोलैप्स ना हो। अगर आज सिस्टम कोलैप्स होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी जो है मौजूदा हुक्मरानों पे है, सरासर मौजूदा हुक्मरानों पे है। हम कभी गैर आईनी बात नहीं करेंगे। अगर गैर आईनी बात करेंगे तो जो हमारे मकासद हैं, जो हमारा नस्ल ऐन है, हम उसको डिफीट कर रहे होंगे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन देने में जो है जी, लेकिन खैर साहब, अगर पीपल्स पार्टी आपका साथ नहीं देती, जैसे कि कहा जा रहा है जरदारी साहब इस्तीफे नहीं देना चाहते, अभी तक कायल नहीं हो सके, तो फिर आपके इस्तीफों से क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी? देखें, 130-35 मलिक साहब मेंबर्स हैं, 2, 4, 5, 10 हो सकता है, मुझे गिनती मेरी गलत हो। उसमें से मेरा अंदाजा है कि उसमें अगर आगे भी इस्तीफा दे जाएंगे ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी, डेफिनेटली क्रिएट हो जाएगी। और आधा तो मैं बहुत कम कह रहा हूँ, ये अगर पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर बाकी पार्टी जो है ना इस्तीफा देने पे तैयार हो जाएं और पीपल्स पार्टी जो है वो ना दे, तो वो पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोग हैं, उनकी एक सियासी सोच है, एक सियासी पस मंजर है उस पार्टी का। वो कभी जो है ना वो सियासी सोच जो है वो जरूर उनको इस्तीफे की तरफ लेके जाए। लेकिन खास साहब, अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती तब ऑलरेडी अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती तब मुस्लिम लीग ने हतमी तौर पर तय कर लिया है कि मुस्लिम लीग नून तो मुस्ताफी जरूर होगी। मेरी बात सुने ना, जो ये एक तो ये फैसला पीडीएम का होगा, ये इंडिविजुअल पार्टीज का नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात जो है, पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, उन्होंने उस एक साहब का नाम भी दिया है कि ये पार्टी ऑफिस में इनके पास जो है तमाम हमारे एमपीए और एमएनए जो है ना अपने इस्तीफे जमा करा दें, और चेयरमैन साहब को जो है वो और बाकायदा हदायत की है कि वो स्पीकर के नाम पे होने चाहिए, चेयरमैन के नाम पे नहीं होने चाहिए, स्पीकर को एड्रेस होने चाहिए। बाकायदा उन्होंने प्रोसीजर तक जो है वो सर्कुलेट कर दिया है कि आप इस्तीफे जो है पहुंचा दें। लाहौर जी खसब, लाहौर के जलसे के बाद एहतिजाजी तहरीक अगर मरला लॉन्ग मार्च धरना है या इस्तीफों की ऑप्शन पहले इस्तेमाल कर ली जाएगी?
मेरा ख्याल है कि इस्तीफों की ऑप्शन जो है ना वो आखिरी जो है हथियार होगा। फाइनल बैटल जो है वो इस्तीफों के साथ लड़ी जाएगी, लेकिन इसका फैसला जो है ना इस जलसे के फौरन बाद पीडीएम की मीटिंग होगी, जो पीडीएम के रहनुमा है मुख्तलिफ पार्टियों के, और वो फैसला करेंगे कि हमारा अगला जो कदम है वो क्या होगा। सब कोरोना भी है, थ्रेट्स भी हैं, इन हालात में तोको के मुताबिक होगा जलसा आपका लाहौर वाला? इंशाल्लाह जरूर होगा। मैंने कभी इतना जोशो खरोश नहीं देखा लाहौर में, खुसूसन जो है मैंने इतना जोशो खरोश नहीं देखा जितना इस वक्त देख रहा हूँ। मैं अभी भी वीडियोस देख रहा था जो वहां से जलसागाह से आ रही हैं, और जिस तरह मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, एक वक्त था कि सियासी पार्टियां बंदे ढोती थी अपने जलसों के लिए। मैंने किसी को नहीं कहा कि भाई आपको बसें करो, वैने करो, फलां जो है अड्डे पे जाओ, वहां पे जाके बसें हायर करो, ये करो। सारे लोग जो है वॉलंटरली बिल्कुल अपनी कमिटमेंट के तहत जो है ना वो कल लाहौर जा रहे हैं सियालकोट से। कोई एफर्ट जो है 1% एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। खैर साहब, परवेज खटक साहब दीगर कुछ लोग पीटीआई के सीनियर सियासतदान राब्ते कर रहे हैं और कुछ खबरें इस किस्म की हैं कि आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं आपकी लीडरशिप से। आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाहते? अगर मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल हो जाए तो क्या समझते नहीं है जमहूरियत के लिए पार्लिमानी सिस्टम भी बेहतर होगा? मैं अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। हाँ, पिछले 2.5 साल के अंदर जो है हमारे गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कई मरतबा हुए हैं। ठीक, मीडिया में कभी आया कभी नहीं आया। ठीक, मैं 1.5-2 मिनट लूंगा इसको, लेकिन आपको मैं तफसील बताना चाहता हूँ। ये सिलसिला शुरू हुआ 2018 दिसंबर में, ठीक, मुज़ाकरात का। उसके बाद वक्तन फवक्तन जो है मुज़ाकरात जारी रहे, कभी लेजिस्लेशन के ऊपर, कभी किसी और मसले के ऊपर। मुज़ाकरात का सिलसिला जो है ना वो वक्तन फवक्तन जो है जारी रहा। जी जी। फाइनली मुज़ाकरात का एक बड़ा सिलसिला शुरू हुआ आज से 4-5 महीने पहले, जब FATF की लेजिस्लेशन होनी थी। ठीक। और उस मुज़ाकरात में जो है बड़ा एक्टिव रोल एस्टैब्लिशमेंट ने भी जो है अदा किया। ठीक। बल्कि हमें मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर उस लेजिस्लेशन के लिए जो है एस्टैब्लिशमेंट दे के आई। हमने विलिंगली, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, हमने उसके ऊपर कोऑपरेट भी किया। इस तरह बहुत से इश्यूज के ऊपर जो है ना जी जी हुकूमती पार्टी की तरफ से जो है इनिशिएटिव मुज़ाकरात का नहीं हुआ। उनको जब भी हमारे साथ मुज़ाकरात हुए हैं 2-3 दफा जो है जो मीनिंगफुल मुज़ाकरात हुए हैं जिसमें FATF सरफहरिस्त है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने रोल अदा किया कि हम किसी एक नुक्ते के ऊपर जो है हमारा इत्तेफाक हो जाए लेजिस्लेशन के। और भी लेजिस्लेशन हुई FATF के अलावा, और भी लेजिस्लेशन हुई जिसमें उन्होंने रोल अदा किया। तो मैं ये कहने का मेरा मतलब है कि कभी किसी स्टेज के ऊपर जो है, बल्कि उस लेजिस्लेशन के बाद भी इन्होंने कहा जी ये NRO मांगते थे। हमने कब NRO मांगा इनसे? NRO तो मोहतरम न्याजी साहब अपने लोगों को देते हैं। आप देख लें, मैं गिनने शुरू करूं जो है, आपने आटे चीनी में जो है करीम साहब को, खुसरो बख्तियार को NRO दिया, दवाइयों में आमिर कियानी साहब को दिया, अब LNG में जो है वो एनर्जी वाले जो वजीर हैं उनको दिया जा रहा है। PIA डबोदी आपने, उसमें आपने हवाबाजी के वजीर को NRO दिया। किसके खिलाफ एक्शन लिया गया है? एक वजीर जो है कहता है करप्शन की लाइन लगी हुई है, डकैतियों की लाइन लगी हुई है, किसके खिलाफ है? ये NRO नहीं तो और क्या है? हमने कौन सा? पूरी ऑपोजिशन जो है मुकदमे भुगत रही है। आपने अभी मेरे ख्याल अभी यही आप बता रहे थे कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट को पावर दी जा रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी जो है ट्रांसफर की जा रही है ताकि वो अपोजिशन के खिलाफ जो है वो एक्शन करे। बकायदा MOU साइन हुए हैं प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स में और FIA के दरमियान जो है MOU साइन हुए हैं कि एक सूबा जो है अपनी पावर जो है वो ट्रांसफर कर रहा है सूबाई हुकूमत को। तो हम किसके साथ करेंगे अपना मोहतरम मलिक साहब, हम किसके साथ मुज़ाकरात करें? इनके साथ मुज़ाकरात करें जिनके अपने मेंबर ने जो इन पे एतबार नहीं करते अपनी उसके ऊपर, पार्टी के ऊपर।
खान साहब, फाइनल क्वेश्चन अगर आपसे शॉर्ट पूछूं, अगर एस्टेब्लिशमेंट अब आपको मुज़ाकरात पे लाती है, पहले जैसे आपसे कहती रही, तो फिर भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे? देखें, ये मैं इसका सवाल का कोई हतमी जवाब नहीं दे सकता। ये बेसिकली फैसले जो है ना, ये करने हैं पीडीएम की क़यादत में, और मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की क़यादत में ये फैसले करने हैं। जो भी मुज़ाकरात का जो तरीक़ाकार जो तय होगा, वो लाजमी तौर पे ये लीडरशिप की लेवल में तय किया जाएगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो मेरी जाती राय है, कि इसमें डेफिनेटली, क्योंकि इस हुकूमत की सबसे ज्यादा जो है बैकिंग जो है, इनकी जो एग्जिस्टेंस जो है, वो सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, इस हुकूमत की उनकी बैकिंग के बगैर ये एक दिन भी हुकूमत में नहीं रह सकते। तो इसलिए अगर मुज़ाकरात होने हैं, कोई नतीजा खेज मुज़ाकरात होने हैं, तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट का जरूर रोल होगा। मैं कुछ मुनाफिकाना बात नहीं करना चाहता, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा महमूद आसिफ हमारे साथ मौजूद है। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा राजा यासर हमायूं, और हमारे नुमाइंदे मीनार पाकिस्तान से, जो इस वहाँ पर क्या सूरत हाल है, उनसे पूछेंगे कि क्या हुकूमत की कल की स्ट्रेटजी क्या है और इस वक्त वहाँ जलसा गाह की सूरत हाल क्या है। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है यासर हमायूं, सूबाई वजीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। राजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में देने का। राजा साहब, कल का जलसा फ्री हैंड होगा अपोजिशन के लिए, और क्या जो कहा जा रहा था कि नहीं मुकदमात भी कायम करेंगे जो जलसा करेगा, हुकूमत की कंफ्यूज नजर आती है? जी नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल हुकूमत क्लियर है कि जलसे की इजाजत जो है वो ऑफिशियली हमने नहीं दी। जलसा वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जाहिर है डेमोक्रेसी है, लेकिन जिस किस्म की भी वो खिलाफ वर्जियां करेंगे, जो राइज कानून है जो किसी पे भी लागू होती हैं, वो किसी भी पार्टी के लोगों पर लागू होंगी, चाहे वो, और वो उस सिलसिले में अगर वो कोई मुकदमा बनता है तो वो किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज जलसा तो वो कर रहे हैं, कोई उनको है इस बेस पे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा कि वो जलसा क्यों कर रहे हैं। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पे या कानून तोड़ने पे गिरफ्तार किया जाना कोई मेरा ख्याल इशू नहीं। लेकिन राय साहब, जैसा कि कहा जा रहा है कि अभी जो खास तौर पे रियासत के खिलाफ उकसाने के मुकदमा जैसे कि थे काबीना के पास, वो सेक्रेटरी दाखिला को देना, सूबाई हुकूमतों को देना, हुकूमत की कहीं ना कहीं बुखराहट नजर आती है। और फिर ऐसे मुकदमा अगर बनाए जाएंगे तो सियासी बेचैनी या सियासी क्लैश तो बढ़ेगा। मेरा ख्याल है जी कि रियासत के खिलाफ बयान देना किसी सूरत में भी किसी भी पार्टी को करना जेब नहीं देता, स्पेशली एक नेशनल पार्टी हो जो कि कई दफा हुकूमत कर चुकी है मुल्क पे। तो जो मेरा ख्याल है बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने और मरियम बीबी ने बयान जिस किस्म की बयानियां उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, वो कतई मुनासिब नहीं है। और ये इख्तियारात चाहे सूबाई गवर्नमेंट के पास हो या फेडरल के पास हो, तो बात यह है कि कोई इनकी खिलाफ वर्जी करे क्यों, और क्या वो खुद उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए? आप खुद फैसला कर लें। लेकिन राय साहब, अभी ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हुकूमत से इसलिए हम नहीं करते, हुकूमत ने कभी संजीदगी से मुज़ाकरात किए नहीं हैं, और जो भी माजी में बातचीत हुई है, इवन FATF के हवाले से भी, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से भी, एस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात करवाए हमारे PTI के साथ। PTI एक सियासी जमात है, PTI आज खुद आगे बढ़ के अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं करती? देखिए, आपने जो अपोजिशन का रवैया पहले दिन से देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर करने आए पहली दफा असेंबली में, तो एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी। ठीक है, बिटरनेस इलेक्शन की होती है, लेकिन जिस तरह अपने आप को एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं और एक तमाम प्रोसेस से गुजर के आए हुए हैं, तो चले अगर PTI ने किसी किस्म की मेच्योरिटी का सबूत दिया भी था इलेक्शन से पहले, तो इनको मेच्योरिटी इन्होंने कतई किसी किस्म की नहीं दिखाई, और पहले दिन ही प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने बुरी तरह ऑफेंड किया और इंतहाई बदतमीजी की, मेरा ख्याल है गैर पार्लिमानी रवैया इख्तियार किया। उसके बाद से अगर इस्टेब्लिशमेंट ने भी कोई रोल प्ले किया मुज़ाकरात करने में, तो उसकी नाकामी की वजह पे ये बात नहीं करते कि नाकामी की या आगे ना बढ़ने की वजह क्या थी। अगर एक कौमी इशूज पे ये आ ही गए थे तो उन्हीं कौमी इशूज पे बात करते, फिर इनको नैब के कवानीन में तब्दीली और वो जो नकात सबके सामने है, जिनको मेरा ख्याल है कई दफा डिस्कस किया जा चुका है आपके प्रोग्राम में भी और मुख्तलिफ जगहों पे भी, उस पर डिस्कशन बनती नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा क्लियर सा नैरेटिव है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो तमाम इश्यूज पे हो सकते हैं, सिवाय जो आपके केसेस हैं नैब में, उन पे बात नहीं हो सकती।
और लेकिन अगर ऐसा बाकी चीजों पे ये बात करना चाहते हैं, साहब, जो अगर केसेस की हम बात करते हैं, अक्सर आपके इमरान खान साहब वज़ीर आज़म भी ये कहते हैं कि केसेस पे हम बात नहीं करना चाहते। केसेस तो अदालतों का मसला है, केसेस नैब का मसला है, केसेस में तो बात अपोजिशन शायद कर भी नहीं सकती आपके साथ, फिर इसको सियासी तौर पे एक्सटेंड के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जी नहीं, बिल्कुल केसेस पे तो डेफिनेटली हम बात नहीं कर सकते, और वाकई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये तो अदालतों का काम है। लेकिन ये जो कवानीन में तब्दीली चाहते हैं कि इतना अरसे से पुराना केस है उसको खत्म कर दिया जाए, और जो मुख्तलिफ ये ऑप्शन लेके आए नैब कवानीन, तकरीबन नैब को एक टूथलेस इदारा बनाना चाहते हैं। अगर वो बना दिया जाए तो फिर ये अगर इन्होंने बनाना था तो अपने दौर में बना लेते, 2/3 मेजोरिटी भी थी इनके पास। इस वक्त कम अज कम ये गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, हम ये पोलिटिकली अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस बयानिए पे हम आए हैं गवर्नमेंट में उसमें एहतसाब एक उसका बुनियादी जो जुज़्व था, और अगर आज हम एहतसाब से पीछे हटते हैं तो हम तो बेसिकली अपना जो इलेक्टोरल हमारा कॉलेज है, जिन लोगों ने हमें वोट दिए उनको धोखा दे रहे होंगे। अगर इन्होंने चेंज भी करना है तो ये शायद अगले टेन्योर के बारे में बात कर सकते हैं, वो उसको बयानियां बनाए, इलेक्शन में इस बेस पे इलेक्शन लड़ें और पावर में आगे चेंज कर दें। इस वक्त अगर ये पीटीआई से ये तवक्को रखेंगे कि नैब कवानीन में किसी किस्म की तब्दीली हम करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये इनको ना तवक्को करनी चाहिए, ना प्राइम मिनिस्टर साहब ये करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जी राय साहब, अगर मुझे राय साहब मुझे अगर आप 2 मिनट दें, हमारे उमर दराज साहब रिपोर्टर जो जलसा गाह में मौजूद हैं, जलसे की सूरत हाल भी मैं आप तक पहुंचा दूं, फिर उस पर भी आपका तबसरा चाहूंगा। उमर दराज साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। ये बताइएगा कि इस वक्त वहां सूरत हाल क्या है? मरियम नवाज भी आई थी, उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, क्या कहा मरियम नवाज ने? जी बिल्कुल, बात की जाए अगर मरियम नवाज की, तो मरियम नवाज का यही कहना था कि लाहौर का कल का जो जलसा है वो तारीख साज होगा और ये रेफरेंडम होगा मौजूदा हुकूमत के लिए, क्योंकि लोग जो है वो महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान हैं, जिसकी वजह से लोगों को खुद ब खुद जो है वो लोग यहाँ पे आएंगे। उनका ये कहना था कि मैंने जो रवा हफ्ते 2 रैलियाँ की उसमें आवाम की बड़ी तादाद ने जो है वो शिरकत की, लोगों ने जो है वो भरपूर सपोर्ट की मुस्लिम लीग नून को, मुस्लिम लीग नून के बयाने को, वोट को इज्जत दो के बयाने को जो है वो कारकुनान ने काफ़ी इज्जत दी, और इस हवाले से उनका कहना है कि कल जो है वो भरपूर अंदाज में जो है लाहौरिये यहाँ पे पहुंचेंगे। ना सिर्फ यहाँ पे अगर बात की जाए जलसा गाह में, तो ना सिर्फ यहाँ पे लाहौरिये जो है वो हैं, बल्कि मुल्क के दीगर शहरों से भी, खुसूसन कराची से भी, खैबर पख्तूनख्वा से भी और पेशावर कोयटा से भी जो है लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे लोगों का एक जम्मे गफीर जो है वो आज जलसा क्योंकि कल है, लेकिन आज ही लोगों का जम्मे गफीर यहाँ पे पहुंचा, और यहाँ पे अपनी पार्टी के कारकुनान जो है वो पार्टी तरानों पर रक्स भी करते दिखाई दिए और उन्होंने नारेबाजी भी की। अभी से लोग मौजूद है उमर दराज, काफी लोग अभी से जलसा गाह में हैं, जलसा तो कल होना है। हाँ जी बिल्कुल, आज जब शाम होते ही जो है लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे जलसा गाह पहुँच गई थी। हालांकि जो मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के कायदीन थे, रहनुमा थे, वो यहाँ पे आके जो है वो वक्तन जायजा ले रहे थे, लेकिन लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, खसूसन दीगर शहरों से जो है जो कराची से आए हैं, जो नवाबशाह से आए हैं, कोयटा से आए हैं, पेशावर से आए हैं, मुख्तलिफ जो मुल्क के शहरों से जो है यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और बड़ी इस वक्त जम्मे गफीर है। और मरियम नवाज के आते ही जो है लोग जो यहाँ पे कारकुनान थे उन्होंने पूर्ण नारेबाजी की है। और हमारे साथ मौजूद रहे राजा यासर साहब, जैसे उमर दराज बता रहे हैं कि अभी से लोग आ गए हैं, कराची से पहुंच गए हैं, दूर दराज के इलाकों से आ गए हैं, जलसा तो फिर बड़ा होने को जा रहा है। मलिक साहब, जलसा करना तो डेफिनेटली जमहूरियत में हर पॉलिटिकल पार्टी का हक भी है, और आमतौर पे जलसे जो नई पार्टियां हैं वो तो इसलिए करती हैं कि अपना वजूद साबित करने के लिए। पीटीआई ने जो मीनार पाकिस्तान में पहला 2011 में जलसा किया था, उससे ये साबित हुआ कि अब पीटीआई भी एक पॉलिटिकल फोर्स है। उसके बाद जब ड्यूरिंग 2013 से 18 के दरमियान बेताशा जलसे किए गए, जिसमें पीटीआई ने अपने आप को बावर कराया कि दिस इज द पॉलिटिकल फोर्स जो अब नून का मुकाबला करेगी, और आप एक पॉलिटिकल मैसेज देते हैं आवाम को। मैं नहीं समझता कि नून को इस किस्म के किसी इन हालात में मैसेज की जरूरत थी। ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि लाहौर शहर में नून लीग की मेजॉरिटी सीट्स हैं और बहुत सारे एमपीएज और एमएनएज इनके इलेक्शन जीते हुए हैं, और लाहौर एक इनका पॉलिटिकल बेस है। तो इन कोरोना के हालात में जब इनसे कोविड की वजह से लोगों को घर रहने का कहा जा रहा है और कम अज कम ये कोशिश की जा रही है कि गैदरिंग्स छोटी रहे, तो उसमें ये इतना बड़ा फैसला इन्होंने किया जलसा करने का। तो प्रूव ये क्या, ये अपने बारे में अनश्योर है कि इनके साथ पता नहीं लोग हैं या नहीं, शायद ये अपने आप को कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हो। अदरवाइज तो अगर आप पेपर्स पे देखें तो नून के अरकान असेंबली से मैं इलेक्शन अगर जीता हूँ वोट लेके, तो मेरे से जो इलेक्शन आ रहे हैं कैंडिडेट, उन्होंने भी मेरे से 8-10 हज़ार ही कम वोट लिए हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि उनका वोट बैंक मौजूद है, और शायद ये अपने आप को रियश्योर करना चाहते हैं कि शायद इनके लोग अभी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या कारकुन कितने आएंगे।
और मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम है इनको बंदे जमा करने में, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आई मीन दिस इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और बंदे जमा जलसा बहुत बड़ा हो जाए तब भी पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हमें ना इनको कोई फर्क पड़ा था हमारे जलसों से, ना हमें कोई फर्क पड़ेगा, ये बात हमें भी पता थी, इनको भी पता है। इस पे एक पॉलिटिकल प्रेशर थोड़ा बहुत क्रिएट करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है ये भी टैक्टिक्स पुराने हो चुके हैं। और अगर इन्होंने वाकई सीरियस है तब्दीली लाने में, तो सबसे पहला जो आईनी तरीका है वो तो नो कॉन्फिडेंस मूव है। उसके लिए अगर इनके पास नंबर्स हैं तो ये कब के कर चुके होते, वो इन्होंने अभी तक की नहीं। अगर होते तो जरूर करते। जो ये इस्तीफों की बात करते हैं, शायद आप वो भी बात डिस्कस करना चाहें, तो उसमें भी जो आइन में चीज मौजूद है कि जब तक आपका कोरम कंप्लीट हो जाए, यानी कि 83 मेंबर्स इस असेंबली में मौजूद हो, तो आपकी असेंबली को कोई फर्क नहीं पड़ता, आईनी बुरान पैदा नहीं होता। बड़े क्लियर इसका तरीका मौजूद है। अगर इनकी सिंपल मेजोरिटी से ज्यादा लोग हों, जो कि डेफिनेटली नहीं है, उसके बावजूद वो इस्तीफा दे भी जाएं तो फिर भी कुछ नहीं होगा। तो अभी तो मैं समझता हूँ कि अगर मैक्सिमम एफर्ट भी करें तो 100-150 ज्यादा इनके इस्तीफे नहीं जा सकते। ठीक है साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेने से वापस आएंगे, फिर आपसे पूछेंगे इस हवाले से कि अगर इस्तीफों से फर्क नहीं पड़ता तो फिर सेनेट के इंतखाबात के क्या उसके ऊपर असरअंदाज होंगे या नहीं होंगे, इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुनः में एक बार फिर खुशामदीद राजा यासर मयूं साहब, ये बताइएगा कि अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च होता है, धरना होता है, जैसे कि आपने धरना दिया था, हुकूमत खासी मफलूज हो गई थी, हुकूमत चीनी सदर पाकिस्तान ना आ सके और बहुत से मामलात ऐसे थे जो हुकूमत के रुक गए थे, आपकी हुकूमत कैसे अफोर्ड कर सकेगी? नहीं, मेरा तो पहली बात है जी, कतन ये ख्याल नहीं कि हुकूमत कभी मफलूज होती है। वो तो एक उन्होंने बहाना बनाया कि चीनी सदर नहीं आए या वो आए, अदरवाइज तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस थी उनके पास। अब मैं आपने बात की कि धरना इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, तो आए 100 बिस्मिल्लाह, आएंगे, बैठेंगे, सर्दी एंजॉय करें। दिसंबर काफी अच्छा मौसम होता है इस्लामाबाद में। तो जहां तक और आप इस्तीफों की भी बात कर रहे थे पहले, तो सेनेट से पहले अगर इस्तीफे आते हैं, सेनेट के इंतखाबात से पहले, तो फिर सेनेट के इलेक्शन कैसे होंगे? सर, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने एक नतीजा निकाला ना, जो पीपल्स पार्टी ने 85 में इंतखाबात का ही जब बाइकआउट किया, तो नतीजा निकला कि और लोगों ने वो स्पेस जो है वो ले ली उनकी, इसलिए फिर दोबारा 2008 में ये गलती नहीं की बीबी ने। तो आप जब पॉलिटिकल स्पेस खाली छोड़ते हैं तो कोई ले जाता है। जो आईनी बात है वो सिंपल सी है कि अगर कोरम कंप्लीट हो जाता है असेंबली में, तो असेंबली में जितने मेंबर्स हैं उनके साथ असेंबली चल सकती है। ये बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली स्टेटेड है। और अगर ये नहीं आएंगे, इस्तीफे दे चुके होंगे, तो जो लोग मौजूद होंगे वो लोगों को इलेक्ट कर लेंगे, तो सेनेट में हमें ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई आईनी बुरान वाली बात है, बड़ी क्लैरिटी है। मैंने इस पर थोड़ा स्टडी किया है और आईनी माहिरीन से भी डिस्कशन की है, तो किसी किस्म का बुरान इससे पैदा नहीं होगा। और ये बातें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप क्योंकि ज्यादा मेच्योर है मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहिबा से, तो वो इस पे पहले से गौर कर रहे हैं कि ये हम क्यों एक वैक्यूम दें। पीपल्स पार्टी की जो सिंध में गवर्नमेंट है, अगर वहां से भी वो जाती है, गवर्नमेंट भी जाती है और सेनेट में भी सीट चली जाती हैं, तो अब अपना ही नुकसान करेंगे। पीटीआई भी एक तजर्बा इलेक्शन का बाइकआउट करके हम कर चुके हैं और उसका हमें नुकसान हुआ। तो कभी भी ये जो मेच्योर पॉलिटिकल पार्टीज हैं कभी भी कोई इलेक्शन खाली नहीं जाने देती। तो मैं नहीं समझता कि गलती ये करेंगे। ये सिर्फ एक, लेकिन आप मेच्योरिटी, राय साहब मेच्योरिटी की बात करें पीपल्स पार्टी की, क्या मरियम नवाज भी एक मेच्योर सियासतदान नहीं बन गई? उन्होंने क्राउड पुलर भी बन गई हैं, लाहौर के अंदर गली गली गई हैं अपने जलसे को कामयाब करने के लिए। इस पूरे जो एहतजाजी तहरीक है इसमें मरियम नवाज ने फायदा नहीं उठाया? अभी तक उनकी पॉलिटिकल मेच्योरिटी तो मुझे नजर नहीं आई। जो असल लीडर होते हैं उनको गली गली जाना नहीं पड़ता, उनकी कॉल पे लोग निकल आया करते हैं। तो लीडर तो शायद अभी नहीं बनी, या शायद बन भी जाएं, जाहिर है पॉलिटिकल ग्रूमिंग उनकी हो रही है अभी। लेकिन जो एक नेशनल लेवल की मेच्योरिटी चाहिए वो तो डेफिनेटली उनमें नजर नहीं आती। उससे बहुत ज्यादा मेच्योरिटी मुझे हमजा नवाज में और मियां शहबाज शरीफ, सॉरी हमजा शहबाज और मियां शहबाज शरीफ में नजर आती है। और उन्होंने क्योंकि मार खाई वो तमाम दौर काफ लीग का जो था, तो उसमें हमजा बहुत ग्रूम हुए मैं समझता हूँ। जो बात आप कर रहे हैं कि दोबारा मेरा ख्याल है रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि ये मुझे गिमिक नजर आता है जो इस्तीफे हैं। क्योंकि अगर इस्तीफे देने का तरीका ये है कि आप असेंबली के जो स्पीकर हैं उनको हैंड रिटन देते हैं, और फिर स्पीकर की ये मर्जी है कि वो कब उनको टाइम दें, हेयरिंग दें, और शायद वो टाइम जब ये इस्तीफे देंगे एक्चुअली तो उसके बाद शुरू होगा। तो इतने इस्तीफे देने में और उनको एक्सेप्ट करने में एक टाइम रिक्वायर्ड है, तो उसके बाद कोई सीरियसनेस नजर आएगी इस मामले में। राय साहब, मैं आप वापस आपकी तरफ आता हूँ एक दफा फिर उमर दराज से पूछते हैं। उमर दराज, ये बताइएगा
कि सिक्योरिटी के इंतजाम किसके पास हैं? हुकूमत पंजाब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि थ्रेट्स हो सकती हैं सियासी लीडरशिप को इस जलसे में। जी, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम की जो इंसारुल इस्लाम फोर्स है उसके 3000 एहलकार जो है वो इस जलसे में जो है वो ड्यूटी देंगे। 100 जो है वो इंटेलिजेंस फोर्स के जो मेंबरान हैं इसी 3000 में से वो मॉनिटरिंग करेंगे इस जलसे की, जबकि 25 चौकियां जो है वो बनाई जाएंगी जिसपे जो है यहाँ पे लोगों को जो है वो अंदर जाने दिएगा। बगैर शनाख्ती कार्ड के किसी को पंडाल में आने की इजाज़त नहीं होगी, जलसागाह में आने की इजाज़त नहीं होगी। इसके साथ साथ जो है वो 3 गेट बना दिए गए हैं, जिसमें से एक तो वीआईपी और जो लीडरान है वीवीआईपी और लीडरान जो है वो उससे गुजरेंगे। दूसरी साइड से जो है वो अवाम जो गेट नंबर 5 है वहां से आम आवाम जो है वो गुजरेगी, जबकि तीसरी साइड से जो है वो खवातीन को जो है जलसा में आने के लिए नहीं, पुलिस का इस वक्त कोई यहाँ पे अमल दखल नहीं है, ना ही ये कहा जा रहा है कि पुलिस यहाँ पे ड्यूटी देगी। अंसारुल इस्लाम के जो 3000 एहलकार है वो इस जलसे को जो है वो सिक्योर करेंगे। पुलिस की जानिब से अब भी जो है वो ना जलसागाह के बाहर और ना ही अंदर पुलिस का कोई जवान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी किस्म की यहाँ पे पुलिस की कोई मुदाखलत दिखाई नहीं दे रही। सिवाय जो है वो जी यहाँ पे कोई इस वक्त पुलिस का जवान नहीं। और अगर आपका पॉइंट आ गया राजा साहब, अगर वहां पे कोई पुलिस इस वक्त भी मौजूद नहीं है, सीएम खुद कह रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है, जलसागाह के बाद तो पुलिस को मौजूद होना चाहिए। मेरा ख्याल है जी, अगर कोई इन्होंने दरखास्त दी है और अगर कोई ऐसी कॉग्निजेंस है तो शायद कल पुलिस आ भी जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी नेशनल लीडर को जब सिक्योरिटी थ्रेट होता है और वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता। शहीद बीबी को मुशर्रफ साहब ने वार्न किया था और बाद में इल्जाम भी मुशर्रफ साहब के सर चढ़ गए और उनकी गवर्नमेंट भी वो ले गई। लेकिन बात यह है कि एक बहुत बड़ा नुकसान तो हो गया ना मुल्क का, एक नेशनल फैब्रिक तबाह हुआ। तो मेरा ख्याल है ये किसी के भी लिए बेहतर नहीं है कि किसी खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो और अल्लाह इनको बचा कर। राजा यासर हमारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उमर दराज इस वक्त मौजूद थे मीनार पाकिस्तान से। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। कल का जलसा बड़ा अहमियत का हामिल है, कितना कामयाब होता है, कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, इसका फैसला तो कल ही होगा। अभी से लोग खासे आना शुरू हो गए हैं, लेकिन कल हतमी तौर पर कहा जा सकेगा कि ये कितना बड़ा जलसा था, कितना कामयाब जलसा था। कल के जलसे के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम होगा, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।